नमस्कार साथियों। पिछले सेक्शन में जिसमें कि कंबशन या दहन एसआई इंजन के व्याख्यानों की श्रृंखला के अंतर्गत हमने प्रथम भाग में देखा था कि इग्निशन लैग के ऊपर किन किन इंजन पैरामीटर्स हैं या जो कारक हैं उनका प्रभाव पड़ता है। उनमें से हमने 3 कारकों का अध्ययन किया था। फ्यूल था, फ्यूल एयर रेशो था तथा इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या यूँ कह लें कि स्पार्क के समय प्रेशर, टेम्परेचर या कंप्रेशन रेशो क्या था। इस सेक्शन में अब हम ये देखेंगे कि अन्य 2 पैरामीटर जो प्रमुख पैरामीटर हैं, इलेक्ट्रोड गैप या जो इलेक्ट्रोड अंतराल होता है स्पार्क प्लग का, उसका इग्निशन या प्रज्वलन विलंब पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि टर्बुलेंस जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है इग्निशन या प्रज्वलन विलंब के ऊपर। बेसिकली देखें तो इलेक्ट्रोड गैप या इलेक्ट्रोड का जो अंतराल है वो इग्निशन लैग या प्रज्वलन विलंब के समय पर ज़्यादा प्रभाव या इसकी अवधि पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, अगर अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो। किंतु ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो इग्निशन लैग के दौरान घटित होता है, उस पर ये बहुत ही प्रमुख रूप से इफेक्ट डालता है। वो प्रभाव जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम, अर्थात ज्वाला जो हमारी स्थापित होती है उसके केंद्रक का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रोड गैप के ऊपर बहुत प्रमुख रूप से पड़ता है। अगर हमारा इलेक्ट्रोड गैप छोटा होगा, बहुत छोटा रखे हम इलेक्ट्रोड गैप को, बहुत कम रखे हैं, अंतराल जो है वो बहुत न्यून हो, तो उस केस में हमारा जो ज्वाला का न्यूक्लियस या केंद्रक जो स्थापित किया जाना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी ज्वाला का जो केंद्रक है वो बुझ जाएगा, क्योंकि इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी स्पार्क की, क्योंकि गैप या अंतराल बहुत कम है। तो स्पार्क का जो थ्रेड है या तंतु है वो भी बहुत छोटा बनेगा और उस तंतु से बहुत कम ऊर्जा निकलेगी, इसलिए पर्याप्त मात्रा में हीट उत्पन्न नहीं होने के कारण फ्लेम का जो न्यूक्लियस है, हमारी ज्वाला का जो केंद्र, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और वो बुझ जाएगा। तो गैप जो है वो एक न्यूनतम गैप रखना बेहद आवश्यक है। प्राय वाहनों में ऐसा इंजन में गैप जो है वो 0.6 to 0.7 mm के करीब होता है। कुछ और पैरामीटर हैं जो इलेक्ट्रोड गैप को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कंप्रेशन रेशो। अगर कंप्रेशन रेशो या संपीड़न अनुपात अगर हमारा लो होगा, लो संपीड़न अनुपात होने से कंबशन चैम्बर में प्रेशर भी लो होगा। प्रेशर लो होगा तो जो अणु हैं या जो कण हैं, माफ कीजिए, जो कि चार्ज के कण हैं, विभिन्न कण हैं जो प्रज्वलन के लिए तैयार हैं, वो कण दूर दूर हो जाएंगे प्रेशर कम होने के कारण, उनके बीच में गैप होगा और उनकी दूरी बढ़ जाने के कारण आपको इलेक्ट्रोड गैप ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड गैप या इलेक्ट्रोड का अंतराल ज़्यादा होगा क्योंकि कण दूर दूर हैं प्रेशर कम होने के कारण। तो कंप्रेशन रेशो अगर लोअर होगा तो प्रेशर भी लो होगा, और प्रेशर लो होने से कण जो है वो समीप नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, विस्तारित होंगे। तो इलेक्ट्रोड गैप को भी हमें विस्तारित करना पड़ेगा या उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो लो कंप्रेशन रेशो, कम होगा संपीड़न अनुपात, इलेक्ट्रोड गैप भी हायर करना पड़ेगा या इलेक्ट्रोड का अंतराल भी हायर करना पड़ेगा। साथ ही अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट देखें इलेक्ट्रोड गैप के साथ साथ, अगर हम इलेक्ट्रोड की वोल्टेज रिक्वायरमेंट यानी विभव कितना हमें चाहिए होगा तो वो देखें, तो चूंकि प्रेशर कम होगा कंप्रेशन रेशो के कारण या किसी भी अन्य कारण से, तो अणु दूर दूर होंगे यानी विरल होगा हमारा चार्ज, और उस अवस्था में हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि चार्ज दूर दूर है और विरल है यानी कम है चार्ज, तो हमें पतला है, लीन है, तो हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अगर हम फ्यूल एयर रेशियो पे बात करें, यानी फ्यूल एयर का जो अनुपात है फ्यूल और एयर का, अगर वो कम होगा फ्यूल एयर रेशियो, मतलब फ्यूल एयर रेशियो कम है यानी फ्यूल कम है और एयर ज़्यादा है। तो फ्यूल अगर हम कम करते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि फ्यूल की मात्रा कम होने के कारण नेचुरल है हमें इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो उच्च करना पड़ेगा, क्योंकि कम फ्यूल के कारण कम हीट पैदा होती है। अतः न्यूक्लियस एस्टेब्लिश हो सके फ्लेम का, इसके लिए हमें वोल्टेज हाई चाहिए होगा, अन्यथा हमारा एक कम फ्यूल नहीं जल पाएगा। कम फ्यूल को कंपनसेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड वोल्टेज अधिक आवश्यक होगा। तो अगर हम यूँ देखें कि कंप्रेशन रेशो
या प्रेशर ऑब्लिक लोड। प्रेशर ऑब्लिक लोड क्यों लिखा गया है कि इंजन पे आप ये ध्यान रख लें, ऐसा इंजन के अंदर, खासतौर पे ऐसा इंजन के अंदर जब हम लोड बढ़ाते हैं तो हम, इसका मतलब लोड बढ़ाने का तात्पर्य है कि हम चार्ज ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं या चार्ज हम ज़्यादा ले रहे हैं सिलेंडर में अपना थ्रॉटल ओपन करके। तो जब हम चार्ज हर साइकिल में ज़्यादा लेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो लोड समानुपाती होता है प्रेशर की, यानी प्रेशर बिल्कुल लोड के समानुपाती रहता है। जैसे जैसे हमारा प्रेशर लोड इंक्रीज होता जाएगा, प्रेशर भी चैम्बर के अंदर हमारा बढ़ता चला जाएगा। कंप्रेशन रेशो से भी हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इस सेंस में अगर हम देखें कि अगर हम अपना कंप्रेशन रेशो और प्रेशर या लोड तीनों में से कोई भी चीज़ घटाते हैं तो अल्टीमेटली प्रेशर ही घटता है। और प्रेशर घटने के कारण चूंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, विरल हो जाता है, तो हमें गैप जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम कंप्रेशन रेशो और प्रेशर या लोड का संबंध हम इलेक्ट्रोड वोल्टेज से देखें, जैसा मैंने आपको कहा था, अगर इसको हम बढ़ाते हैं कंप्रेशन रेशो को तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोड वोल्टेज भी बढ़ेगा, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और उन्हें प्रज्वलन करने के लिए हमें ज़्यादा पार्टिकल होंगे, तो उन्हें प्रज्वलन करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज की आवश्यकता होगी। और उसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि फ्यूल एयर रेशो के मामले में कहा था कि आपको जैसे फ्यूल एयर रेशो कम होगा, लोअर द फ्यूल एयर रेशो, इलेक्ट्रोड वोल्टेज जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि फ्यूल की मात्रा कम हो गई है फ्यूल एयर रेशो कम होने से, तो हमें इलेक्ट्रोड गैप की आवश्यकता ज़्यादा है। साथ ही इस एक कर्व को देखें जिससे कि और इलेक्ट्रोड गैप के बारे में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त होगा हमें। यहाँ देखें हमने एक कर्व लिया है, यहाँ दो एक्सिस हैं। इस पहली एक्सिस एक्स एक्सिस या क्षैतिज एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रोड गैप लिया है। ये इलेक्ट्रोड गैप बेसिकली mm में दिया गया है, इधर बढ़ता हुआ इलेक्ट्रोड गैप इस तरह, और इस तरफ हमने एयर फ्यूल रेशो या फ्यूल एयर रेशो का माफ करें वो स्टैइकोमेट्रिक के परसेंटेज में लिया है, यानी यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ के अनुपात में लिया है, स्टैइकोमेट्रिक के अनुपात में लिया है, यानी कि परसेंटेज में लिया है। यानी कि यहाँ अगर 1 है फ्यूल एयर रेशो, यानी यहाँ स्टैइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो है, ये एयर फ्यूल रेशो 1.25 है, यानी 1.25 गुना रिच है, यानी 25% रिच है, ये 0.5% रिच है, और ये 75% रिच है। इस प्रकार से ये रिचनेस जो है वो बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, और नीचे एक के नीचे जो है वो लीननेस आती जा रही है, यानी फ्यूल की मात्रा कम हो रही है और इधर फ्यूल की मात्रा बढ़ रही है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो नीली लाइनों से कर्व दिखाई गई हैं, ये विभिन्न कंप्रेशन रेशो के संगत है, यानी यहाँ इस लाइन के संगत जो कर्व है ये 5 कंप्रेशन रेशो के साथ है, इस लाइन के साथ जो कंप्रेशन रेशो है वो 6 है, वो 8 है और 10 है। तो उत्तरोत्तर यहाँ बढ़ रहा है कंप्रेशन रेशो हर लाइन के लिए। तो ये, और साथ ही आपके देखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी एयर फ्यूल रेशो को ले लें, चाहे हम स्टैइकोमेट्रिक ले लें या कोई सा भी ले लें, ये वाला ले लें, कोई सा भी पॉइंट ले लें, अगर हम एक नियत फ्यूल एयर रेशो पे हम अगर इस कर्व को देखें तो हम देख रहे हैं कि एक नियत का फ्यूल एयर रेशो पे इलेक्ट्रोड गैप लगातार बढ़ रहा है। जैसे 1.25 ले लिया हमने फ्यूल एयर रेशो, तो यहाँ हमें ये इलेक्ट्रोड गैप चाहिए 5 कंप्रेशन रेशो के लिए, 6 के लिए हमें ये वाला कंप्रेशन चाहिए, 8 के लिए हमें ये वाला इलेक्ट्रोड गैप चाहिए, और 10 के लिए हमें ये इलेक्ट्रोड गैप चाहिए। लगातार इलेक्ट्रोड गैप या इलेक्ट्रोड का अंतराल जो है वो घटता जा रहा है किसी भी एक नियत अगर हम फ्यूल एयर रेशो पर देखें, यानी कंप्रेशन रेशो बढ़ने से हमें अंतराल जो है वो लगातार हमारा घटता जा रहा है इलेक्ट्रोड का, जो हमने पहले भी देखा। साथ ही आप ये देखें कि जो न्यूनतम किसी भी एक कंप्रेशन रेशो पे जो न्यूनतम अंतराल आ रहा है, यहाँ न्यूनतम अंतराल आ रहा है 5 के लिए, यहाँ आ रहा है 6 के लिए, और यहाँ आ रहा है 8 के लिए, और यहाँ आ रहा है 10 के लिए। यानी अगर हम न्यूनतम इलेक्ट्रोड गैप देखें तो जिस फ्यूल एयर रेशो पर वो न्यूनतम आ रहा है वो भी लीन होता जा रहा है, या उसमें रिचनेस कम होती जा रही है जैसे जैसे हमारा कंप्रेशन रेशो बढ़ रहा है। यानी अगर 5 कंप्रेशन रेशो है तो हमको लगभग 1.35% रिच हमें चाहिए होगा फ्यूल, जहाँ पर हमारा न्यूनतम अंतराल है। उसी प्रकार से अगर हम 8 पे देखें तो 8 पे हमें लगभग 1.2 यानी सिर्फ 20% रिच ही चाहिए होगा, जहाँ पर हमारा न्यूनतम अंतराल आएगा। और 10 कंप्रेशन रेशो लें तो हम देख रहे हैं कि 1.15 या 1.1 के आसपास हमारा न्यूनतम अंतराल आ रहा है, और न्यूनतम अंतराल भी लगातार घटता जा रहा है हर कंप्रेशन रेशो के हिसाब से। और अगर हम फ्यूल एयर रेशो की तुलना करें इलेक्ट्रोड गैप से तो देखेंगे कि एक हर कंप्रेशन रेशो के लिए एक फ्यूल एयर रेशो होता है जिस पर कि न्यूनतम आपको इलेक्ट्रोड अंतराल रखना होता है। जैसे यहाँ 10 के लिए ये न्यूनतम अंतराल है लगभग 0.2 mm, जो कि 1.5 1.15 या 1.2 क्या 1.15 1.1 के आसपास आ रहा है। और जैसे जैसे हम इसको
बढ़ाएंगे एयर फ्यूल या फ्यूल एयर रेशो को, हम देखिए बढ़ा रहे हैं। फ्यूल एयर रेशो को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे अंतराल भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, और चाहे हम इसको घटाएं फ्यूल एयर रेशो को, फ्यूल एयर रेशो लगातार घट रहा है इस साइड भी तो भी अंतराल बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो भी अंतराल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में तापमान जो उत्पन्न हो रहा है फ्यूल एयर रेशो से वो घट रहा है। अत्यधिक रिच होने पर इनकम्प्लीट कंबशन होना शुरू हो जाता है, और अत्यधिक लीन होने पर फ्यूल का कंबशन जो है वो तो पूर्ण होता है, लेकिन एयर की मात्रा ज्यादा होने के कारण तापमान कम उत्पन्न होता है, फ्यूल की मात्रा कम होने के कारण। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोड गैप की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इलेक्ट्रोड अंतराल इग्निशन लैग के संदर्भ में, या ज्वाला के न्यूक्लियस को स्थापित किए जाने के संदर्भ में। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टर्बुलेंस। हालांकि टर्बुलेंस का प्रभाव इग्निशन लैग या इग्निशन अंतराल पे, प्रज्वलन अंतराल पे इतना नहीं पड़ता, अगर हम इसकी अवधि को हम सेकंड्स या मिली सेकंड्स में कैलकुलेट करें तो। आगे की क्लासों में हम देखेंगे कि टर्बुलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि ज्वाला के गमन के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन यहाँ इग्निशन लैग के संदर्भ में ये अंतराल को अगर सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में नापें तो ये इतना प्रभाव नहीं डालता है। बेसिकली टर्बुलेंस जो होता है वो अव्यवस्था होती है, यानी हैपाजार्ड तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे इस तरफ मूव करना, उनकी गति बढ़ जाती है हैपाजार्ड तरीके से, अनियंत्रित वे में उनकी गति बढ़ना। तो टर्बुलेंस हमेशा ये देखिए कि आप अव्यवस्था का द्योतक होता है चार्ज के अंदर फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से। तो टर्बुलेंस जो है वो हमेशा पिस्टन की स्पीड जो होती है उसके प्रोपोर्शनेट होता है, समानुपाती होता है। यानी पिस्टन स्पीड अधिक होगी तो टर्बुलेंस भी ज़्यादा होगी कंबशन चैम्बर में। और चूंकि पिस्टन स्पीड अगर देखें तो एक तरह से क्रैंक के रोटेशनल स्पीड पे डिपेंड करती है, यानी क्रैंक जितनी तेजी से घूमेगी उतनी तेजी से पिस्टन की स्पीड होगी, यानी इंजन आरपीएम जितने ज़्यादा होंगे उतनी पिस्टन स्पीड होगी। पिस्टन स्पीड और इंजन आरपीएम एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हाई आरपीएम दैट इज हाई टर्बुलेंस इन कंबशन चैम्बर, अधिक आरपीएम है तो अधिक टर्बुलेंस है कंबशन चैम्बर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बेसिकली टर्बुलेंस जो है वो एक इंजन पैरामीटर होगी, इंजन पैरामीटर हो गया आरपीएम वाला। तो टर्बुलेंस पैरामीटर इज एज गुड एज, ऐसा का ऐसा ही है जैसे कि हम इंजन आरपीएम की बात करें। तो इंजन आरपीएम पैरामीटर भी वही है जो टर्बुलेंस पैरामीटर है। तो मैंने जैसा पहले बताया आपको कि इग्निशन अंतराल या ज्वलन प्रज्वलन अंतराल जो है वो ज़्यादा टर्बुलेंस को या जो के ऊपर टर्बुलेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड या निर्भर नहीं होता है। इसलिए जो इंजन का आरपीएम है या इंजन की स्पीड जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है इग्निशन लैग के ऊपर या प्रज्वलन विलंब के ऊपर, अगर वो सेकंड्स या मिली सेकंड्स में मेजर किया जाता है। अगर सेकंड्स या मिली सेकंड्स में देखें, मान लीजिए अगर इंजन 2000 और 3000 आरपीएम पे चल रहा है, तो मान लीजिए अगर 2 मिली सेकंड अगर इग्निशन लैग है, तो अगर वो 3000 से 5000 आरपीएम पे भी हो जाएगा तो भी वो 2 मिली सेकंड ही रहेगा ऑलमोस्ट इग्निशन लैग, उस पर वो कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालता। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट गणना है, अगर गणना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसे जैसे हम इंजन की स्पीड बढ़ते हैं, जैसे 3000 आरपीएम से हमने इंजन की स्पीड 5000 आरपीएम कर दी, तो क्रैंक के जो रोटेशन है, जितने एंगल को क्रैंक रोटेट कर रही है, क्रैंक के एंगल रोटेशंस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर मिली सेकंड्स के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिली सेकंड हमारा इग्निशन लैग है और इस दौरान हम 3000 आरपीएम से 5000 आरपीएम कर देते हैं इंजन का, तो क्या होगा 5000 आरपीएम के हिसाब से 2 मिली सेकंड के इग्निशन लैग 2 मिली सेकंड है, लेकिन क्रैंक पहले वाले केस में जब 3000 आरपीएम था तो हो सकता है मान लीजिए वो 20 डिग्री घूम रही है, तो 5000 आरपीएम हो जाने के बाद 2 मिली सेकंड में वो बाकायदा आप ये मान के चलें कि जस्ट 60% या 70% इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात वो 20 की जगह वो 35 डिग्री रोटेट करेगी। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर इग्निशन लैग रहा वही 2 मिली सेकंड, लेकिन अगर क्रैंक की डिग्री के अंदर यानी क्रैंक की रोटेशनल डिग्री के अंदर अगर नापें तो 20 डिग्री था जब 3000 आरपीएम था, लेकिन जैसे ही आरपीएम 5000 हुआ, रोटेशन जो है वो बढ़ करके आप देख रहे हैं करीबन 35 या 40 डिग्री हो गया। 35 डिग्री वो इसलिए हो गया रोटेशन के रूप में देखें तो क्योंकि रोटेशन बढ़ गए स्पीड बढ़ने के कारण, प्रज्वलन टाइम सेकंड में वही रहा। तो अगर इग्निशन लैग को हम देखें इन रेस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, यानी क्रैंक रोटेशन के रूप की डिग्री के रूप में अगर हम नापें तो निश्चित रूप से वो स्पीड के साथ बढ़ता है, लेकिन अगर सेकंड्स या मिली सेकंड्स के रूप में नापें तो वो इंजन की स्पीड के हिसाब से नहीं बढ़ता। लेकिन ये पैरामीटर ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि हम अगर हाई स्पीड इंजन बनाना चाहते हैं
तो हमें स्पार्क को, क्योंकि हमने कहा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो डिग्री के रूप में इग्निशन लैग बढ़ता जाएगा, इग्निशन लैग बढ़ेगा यानी इग्निशन होने में टाइम लगेगा डिग्री के रूप में, तो हमें स्पार्क को जो है वो एडवांस करना पड़ेगा, प्रारंभ में करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा स्पार्क का जो पीक प्रेशर है, सॉरी जो कंबशन का जो पीक प्रेशर है वो हमारे इच्छित स्थान पर पहुंचे टॉप डेड से थोड़ा बाद में। तो हमें स्पार्क को एडवांस करना पड़ेगा जैसे जैसे इंजन स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इग्निशन लैग बढ़ रहा है, तो उस लैग को, इग्निशन के जो विलंब को है उसको एडजस्ट करने के लिए हमें उसको स्पार्क की टाइमिंग को एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड के साथ इग्निशन लैग बढ़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो टर्बुलेंस जो इफेक्ट डालती है जिस चीज़ पर, वो है कि बेसिकली अगर स्पार्क प्लग के एरिया के आसपास टर्बुलेंस बहुत बढ़ जाए, यानी अस्त व्यस्तता बहुत बढ़ जाए, तो हीट ट्रांसफर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मान के चलिए कि टर्बुलेंस जो है वो हीट ट्रांसफर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। तो वो टर्बुलेंस जब हीट ट्रांसफर बढ़ा देती है तो वो साथ ही साथ हीट ट्रांसफर जो है वो इंजन से बाहर भी कर देती है, और हीट ट्रांसफर इंजन से बाहर वातावरण को कर दिए जाने के कारण क्या होता है कि हीट का लॉस बढ़ जाता है, और हमारा जो न्यूक्लियस स्थापित होना है फ्लेम का, जो ज्वाला का न्यूक्लियस या केंद्रक स्थापित होना है वो अनस्टेबल हो जाता है या बुझ जाता है। अर्थात अत्यधिक टर्बुलेंस जो है, अत्यधिक टर्बुलेंस जैसे कि हम फूंक मारते हैं तो दिया सलाई या कोई भी ज्वाला है वो बुझ जाती है, तो उसी तरह से टर्बुलेंस भी एक तरह की तेज फूंक है। वो अगर ज़्यादा तेजी से अगर होगी वहाँ जहाँ स्पार्क है, जहाँ हमारी दिया सलाई जल रही है, सो ऐसा कहा जाए, तो वहाँ अगर तेज हवा से फूंक मारी जाए या टर्बुलेंस रखा जाए तो वो ज्वाला के बुझने की संभावना रहती है। इसलिए स्पार्क प्लग हमेशा ऐसी पोजीशन पर लगाए जाते हैं जहाँ टर्बुलेंस कम से कम हो। तो धन्यवाद साथियों, इसमें इतना ही, नमस्कार।